चलिए फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए साइंस के वन लाइनर लेके आया हूँ। जो रेलवे के एग्ज़ाम हैं वो नज़दीक आने वाले हैं, तो आप अच्छी तरह तैयारी कीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला है वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। एक तो होता है वाष्पीकरण यानी कि वाष्प बनना, और एक एक होता है क्वथन यानी उबलना, बॉयल होना। तो दोनों में क्या क्या अंतर है वो दिया गया है इसमें। तो जो वाष्पन है यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, चाहे कम हो ज्यादा हो, कोई सा भी ताप हो, प्रत्येक ताप पर यह होती है। क्वथन जो होता है यह क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। जो बॉइलिंग को एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, क्वथन का अंक, वो एक निश्चित पॉइंट होता है। उसी ताप पर जाने के बाद ही वो जो द्रव होता है वो उबलने लगता है या बॉयल होने लगता है। वाष्पन में देखो, इसमें द्रव अपने अंदर से या उसके संपर्क से रखी वस्तु से ताप लेता है, यानी कि द्रव अपने अंदर से लेता है या फिर उसके संपर्क में कोई भी ताप वाली वस्तु रखी हुई रहती है, उसके संपर्क में आने से वो क्या है, ताप लेता है। क्वथन में इसमें बाह्य स्रोत से उष्मा देनी पड़ती है। क्वथन के लिए बाह्य स्रोत से उष्मा देनी पड़ती है। जैसे हम गैस पे पानी गर्म करते हैं या दूध पे गर्म करते हैं, तो बाह्य स्रोत होता है, उससे जो है उष्मा देनी पड़ती है। फिर वाष्पन में यह क्रिया धीरे धीरे होती है। क्वथन जो होती है यह एक तीव्र प्रक्रिया है। वाष्पन धीरे धीरे होने वाली क्रिया है और क्वथन एक तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है। आगे चलो। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें पाया जाता है। दो इलेक्ट्रॉन यदि एक ही कक्ष में होंगे तो उनमें क्या पाया जाएगा, विपरीत चक्रण पाया जाएगा। नेक्स्ट, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार, पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है वो क्या है, एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ये क्या है, किसका नियम है, ये पाउली का अपवर्जन नियम या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। एक ही परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं एक ही परमाणु में, तो उनकी जो चार क्वांटम संख्याएं होती है वो चारों क्वांटम संख्याएं एक समान कभी नहीं हो सकती। प्रोटॉन धन आवेशित एवं न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, वो होता है ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। वे कण जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। अभी बताया मैंने क्या होता है वो, इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था, तो जेम्स चैडविक को। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। ईंट पग नाचे। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ईंट पग नाचे, लिख देता हूं यहां पे। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। चलो आगे। परमाणु तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, सॉरी, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसमें न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉनों की संख्या है। राइट आंसर होगा उसका 19। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है, या तत्व का द्रव्यमान जो होता है वो किसके बराबर होता है,
परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो इसमें दे रखा है परमाणु क्रमांक तो कितना है 17 और द्रव्यमान संख्या 36 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम 36 माइनस 17 करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 19। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 19। आगे चलो। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर। तो न्यूक्लियस होते हैं उसमें प्रोटॉन की जो संख्या होगी उस पर परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। परमाणु संगठन करने वाले 3 मौलिक कण। परमाणु संगठन या परमाणु में कौन कौन से 3 मौलिक कण होते हैं? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसे लिखा जाता है? तो देखो, तो जो 20 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, परमाणु है, तो उसका जो विन्यास होगा या उसकी जो कक्ष होंगे, तो सबसे पहले तो पहले कक्ष में 2 भरे जाएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी बचे हुए 2 है वो किसमें भरे जाएंगे? चौथे कक्ष में भरे जाएंगे। तो विन्यास क्या होगा इसका? 2, 8, 8 और 2। चलो आगे। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लोहे में जब भी जंग लगेगा तो उसका वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ होता है। तो जब लोहे में जंग लगता है तो कौन सा पदार्थ बनता है उसमें? फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन से क्रिया करके जो लोहा होता है उसका क्या होता है? क्षरण होता है और उसमें क्या होता है? जंग लगने लग जाता है। तो क्या बनाता है वो? फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनाता है। एक परमाणु वाली गैस है। परमाणु वाली गैस कौन सी है? नियोन। द्विपरमाणु वाली गैस है जिनमें 2 परमाणु हो, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या इसमें कथन दिया गया है, तो 4 कथन होंगे उसमें राइट करना था। तो क्या होगा इसका राइट कथन? कभी उनके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। यानी कि जो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है वो कभी तो परमाणु क्रमांक के बराबर होगी और कभी परमाणु क्रमांक से अधिक होगी। अगला देखो, सामान्य उर्वरकों में जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे हैं। जो उर्वरक होते हैं, जो हमारे रासायनिक खाद होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं, उनमें 3 जो तत्व होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। आगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का उपयोग जिस अनुपात में होना चाहिए वह है, तो अनुपात है वो 4:2:1। यदि हम 4 किलो नाइट्रोजन ले रहे हैं तो 2 किलो फास्फोरस और 1 किलो पोटास लेना पड़ेगा। तो इनका अनुपात होता है 4:2:1। वह एक तत्व जिसे वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है वो कौन सा होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन सबसे कम पाया जाता है, न के बराबर पाया जाता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत, तो नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होता है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? नाइट्रोजन। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक, सबसे ज्यादा जो उर्वरक इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन वाला वो क्या है? यूरिया। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया है। इसका रासायनिक सूत्र, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
NH2CONH ट्वाइस। चलो आगे। प्रमुख नाइट्रोजनी यौगिक, तो जो नाइट्रोजनी यौगिक हैं वो कौन कौन से हैं? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आदि। आगे चलो। वह धातु जो विशाल संख्या में संबंधित वाहनों वाले नगर में वायु को प्रदूषित कर देती है। जो वाहनों का जो धुआं निकलता है उसमें एक धातु निकलती है, बिल्कुल बारीक पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं देते, उसी की वजह से क्या होता है? वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। तो वो धातु कौन सी है? वो धातु है सीसा, लेड। सीसा रहित पेट्रोल के लिए गाड़ियों में लगाया जाने वाला उपकरण। आजकल क्या है, गाड़ियों में एक उपकरण लगाया जाता है तो जिससे जो धुआं निकलता है तो वो उपकरण जो शीशा होता है उसको अंदर ही रख लेता है और बाकी जो धुआं होता है उसको बाहर जाने देता है। तो उपकरण कौन सा है? कैटालिटिक कन्वर्टर। रासायनिक रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। अगला देखो, कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाला जाता है? वसा के साथ। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम। तो NaOH कौन से यौगिक का नाम है? तो कास्टिक सोडा का। वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिसके मिलाने से रबर कठोर हो जाता है। तो रबर को कठोर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। वह सामग्री जिसका प्रयोग शीशा निर्माण में किया जाता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है? शीशे का निर्माण करने में किया जाता है। वृक्षों से प्राप्त किया जाने वाला प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। तो जब वृक्षों से प्राकृतिक रबर पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसका रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? टायर, ट्यूब आदि बनाने में। जब प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा इसको? वल्कनीकरण। और वल्कनीकरण से ही क्या होता है? रबर कठोर हो जाता है। आगे देखो, एथनॉल को विकृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्जलीकरण से बनाया जाता है। किसके निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? तो जिप्सम लवण से। जिप्सम लवण का निर्जलीकरण करके प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनाई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, किसमें होता है पीओपी का उपयोग? शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियां बनाने में। तो इन सब में पीओपी का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो हेलोजन गैसें होती है उनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो फ्लोरीन। एथिल एल्कोहल का आइसोमर है। एथिल एल्कोहल का आइसोमर कौन सा है? डाइमेथिल ईथर। जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो जिन यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होंगे और गुण क्या होंगे? भिन्न होंगे, वो क्या कहलाते हैं? आइसोमर यानी समायवी, सम अवयवी या आइसोमर। फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग जिसमें धातु कर्म के लिए किया जाता है वह है, राइट आंसर, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क का प्रयोग फेन प्लवन प्रक्रम में किया जाता है। फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रण इसका किया जाता है? कॉपर, लेड यानी सीसा और जिंक के सल्फाइड अयस्कों का। फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस तैयार करने में जिस हेलाइड का प्रयोग किया जाता है वह है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें किया जाता है?
फोटोग्राफिक फिल्म का पाया तैयार करने में। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हेलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है। शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल। शर्करा या मंड का जो किण्वन होता है उससे क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल प्राप्त होता है। विद्युत धारा का मापक, यानी विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है? तो वो किससे मापी जाती है? एमीटर से। विद्युत धारा एमीटर। वोल्टेज, वोल्टमीटर से। धारा एमीटर से और वोल्टेज वोल्टमीटर से मापी जाती है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापक, यानी द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से। आपने देखा होगा जब भी हम किसी बड़ी व्हीकल की बैटरी हमारी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम जो मिस्त्री होता है या टेक्नीशियन होता है उसके पास जाते हैं, तो उसके पास एक कांच की नलीनुमा एक यंत्र होता है जिसको बैटरी में डालता है और बैटरी का पानी उसमें आता है और उससे वो चेक करता है कि बैटरी डिस्चार्ज है या चार्ज है। तो वो जो यंत्र होता है उसी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोमीटर कहा जाता है। विभवांतर मापक, वोल्टमीटर। अभी मैंने बताया वोल्टेज जिसे मापते हैं, वोल्टेज बोल दो या विभवांतर बोल दो, वो किससे मापा जाएगा? वोल्ट मीटर से। तापमान मापक, तापमान किससे मापा जाता है? टेम्परेचर थर्मोकपल से। फिर देखो ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। शुगर से एल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभी पहले आया था, शुगर से एल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। जो अक्रिय गैस है वो कौन से यौगिक बनाती है? तो जीनोन बनाती है। जीनोन की खोज किसने की थी? विलियम रैमजे ने की थी। सबसे प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है सबसे प्रबल या सबसे हेवी अम्ल कह सकते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम? नाइट्रस ऑक्साइड। जो लाफिंग गैस होती है, हंसने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। किसमें किया जाता है? दंत चिकित्सा तथा छोटे ऑपरेशनों में निश्चेतक के रूप में, यानी बेहोश करने वाली दवा के रूप में। अम्लीय वर्षा में प्राय अधिक मात्रा में होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। रिचार्जेबल सेल में, सेल के भीतर भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा। जो रिचार्जेबल सेल होता है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? वो बैटरी में होता है। टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियां, जिनमें इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जिंक और कार्बन का जोड़ा प्रयोग किया जाता है या वो कार्य करता है। चलो आगे। एस्बेस्टोस का रासायनिक नाम? एस्बेस्टोस जो पदार्थ होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? सल्फर। अभी आ चुका। रबर के वल्कनीकरण की खोज किसने की थी? चार्ल्स गुडियर ने, जिसके नाम पर टायर कंपनी चलती है। सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ आस्पडिन ने सीमेंट की खोज की थी। सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण इसका नाम पड़ा। क्या पड़ा इसका नाम? पोर्टलैंड सीमेंट। जो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन का जो समुद्री तट है वहां पर एक पोर्टलैंड है,
मतलब पोर्टलैंड का एक द्वीप है, तो जो वहां पे जो पत्थर जो खनन होता है उसका रंग और सीमेंट का रंग क्या है, समान है। उसी के नाम पे सीमेंट का रंग क्या पड़ गया, पोर्टलैंड सीमेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या है, एक ज्वलनशील गैस है। अब आगे देखते हैं, द्रव के तीन अवस्था है द्रव की, ठोस, द्रव और गैस। जो पदार्थ होता है द्रव्य, द्रव्य की तीन अवस्था, पदार्थ की तीन अवस्था है, उनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं अंतर अंतर जो क्या है। तो सबसे पहले देखो गुण, तो पहला है आकार। तो जो ठोस का आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैस का भी अनिश्चित होता है। ठोस जो हमारे सामने जिस आकार में है वैसा ही रहेगा, द्रव को हम जिस शेप के बर्तन में डालेंगे उसका आकार वैसा हो जाएगा, और गैस का भी आकार जिस बर्तन में डालेंगे या जिसमें स्टोर करेंगे वैसा ही वो आकार लेती है। फिर है आयतन, तो ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन अनिश्चित होता है। अब बहने के गुण, ठोस जो है वो बहते नहीं है, द्रव है ये ऊपर से नीचे तक तब तक बहेंगे जब तक कि उनका तल समतल नहीं हो जाए। यानी द्रव जो है ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहते, या ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ बहते हैं, लेकिन समतल पे ये नहीं बहते। गैस में देखो ये प्रत्येक दिशा में फैलते हैं। जो गैस होती है वो कोई सी भी दिशा हो, ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे समतल हो, सभी जगह गैस फैलती है। अब दाब का प्रभाव देखो, दाब का क्या क्या प्रभाव होता है। तो ठोस है, इनको बहुत कम दबाया जा सकता है। जो ठोस होता है वो थोड़ा सा दबाने पे ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। द्रव है, ठोस की अपेक्षा अधिक दबाया जा सकता है, और गैस को सबसे अधिक दबाया जा सकता है। आगे चलो, सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत होता है। जो सीसा पेंसिल होती है उसमें सीसा का प्रतिशत कितना होता है, तो 0 होता है। नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना है। जब ग्रेफाइट को मोम के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, सीसा पेंसिल बनती है। ग्रेफाइट और मोम दोनों को मिलाएंगे तब जाके क्या बनेगी, सीसा पेंसिल बनेगी। हाँ सीसा मत कर देना, हाँ पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा गया, तो सीसा नाम सुन के शीशे पे टिक मत कर देना। सीसा कितना होता है, 0% होता है। सीसा पेंसिल नाम क्यों दिया है, किसमें दिया गया है, ग्रेफाइट और मोम के मिश्रण से मिलाया जाता है, तब जाके क्या बनती है, सीसा पेंसिल बनती है। साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। किडनी स्टोन में पाया जाता है। तो किडनी में जो स्टोन होते हैं, या हम बोलते हैं कि पथरी होती है, तो पथरी जो होती है वो क्या नाम है पथरी का, कैल्शियम ऑक्सलेट। जो कैल्शियम के ऑक्सलेट होते हैं वो क्या होते हैं, किडनी में जाके जमा हो जाते हैं, और वो किसका रूप ले लेते हैं, एक स्टोन टाइप का रूप ले लेते हैं। वही क्या कहा जाता है, किडनी स्टोन या फिर पथरी कहा जाता है। सिरके का मुख्य अंग क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। सिरका बनता है, सिरका किस में बनता है, तो एसिटोवेक्टर एसिटी की उपस्थिति में स्टार्च के किण्वन द्वारा क्या बनता है, सिरका बनता है। जो एसिटोवेक्टर एसिटिक होता है उसकी उपस्थिति में जब स्टार्च का किण्वन किया जाता है उसके द्वारा क्या बनता है, सिरका बनता है। कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट में जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके जो कॉपर सल्फेट में जलीय घोल से जो विद्युत अपघटन मिलता है, तो किससे मिलता है, कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। तो कैथोड पे क्या मिलेगा हमें, कॉपर मिलेगा, और एनोड पर ऑक्सीजन मिलेगा। अगला देखो, दिया सलाई की नोक में होता है। जो दिया सलाई होती है यानी माचिस की जो तीली होती है उसकी नोक में क्या लगा होता है, लाल फास्फोरस। दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है, किसका अपरूप है, लोहित फास्फोरस का। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा है, फास्फोरस। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका वाणिज्यिक नाम, या फिर जो मार्केट में जिस नाम से वो जाना जाता है
वो क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा। खाने के सोडा का प्रयोग किया जाता है। जो खाने का सोडा होता है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? खाद्य पेय पदार्थों को बनाने में, जिसे हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। और एक होता है धोवन सोडा, उसका प्रयोग किया जाता है जो बर्तन कपड़े आदि जो धोने के जो साबुन वगैरह बनता है उसमें किया जाता है धोवन सोडा का प्रयोग। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। टिंचर आयोडीन, आयोडीन का घोल है पोटेशियम आयोडाइड में। तो टिंचर आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का घोल है। आगे चलो। मसाला यानी मार्टर एक मिश्रण होता है जल, बालू और भुजे हुए चूने का। जो हम मकान का मसाला बनाते हैं वो किस किस का मिश्रण होता है? उसमें जल होता है, उसमें बालू रेत होती है, और क्या होता है? भुजा हुआ चूना होता है। ऊन तंतु का विकल्प है। ऊन कौन से तंतु का विकल्प है? नायलॉन का विकल्प है। किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में मापित करता है। तो जो मृदा का पीएच मूल्य होता है वो क्या मापित करता है? क्या मापता है? अम्ल अंश को, यानी कि उस मिट्टी में अम्लीय मात्रा कितनी है। यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को कहते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? ब्राउनी प्रभाव कहा जाता है। भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले यानी चारकोल को क्या कहते हैं? जंतु चारकोल कहा जाता है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह कैसी होती है? अधाद्य होती है, यानी हल्की होती है। प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य नदियों में विसर्जन कम करना है। किसका विसर्जन कम करना है? ऑक्सीजन त्रासक का। वह अम्ल जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? पेट्रोलियम के शोधन में, निर्जलीकरण में, लेड स्टोरेज बैटरियां बनाने में, ऑक्सीकारक इत्यादि के रूप में। तो पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किया जाता है, निर्जलीकरण में किया जाता है, और लेड स्टोरेज जो बैटरियां होती है उनमें किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है कौन सी गैस मिलती है? सल्फर डाई ऑक्साइड मिलती है। किसे जलाने से? पायराइट अयस्क को जलाने से। कोका कोला का खट्टा स्वाद होने का कारण कौन सा एसिड है? फास्फोरिक एसिड। आगे चलो। स्कंदन कारक सोविंग एजेंट के रूप में मृदुपेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होते हैं? सल्फोनेट होते हैं। सफाई तथा विरंजन में प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है कपड़े से स्याही तथा जंग से उत्पन्न धब्बों को मिटाने में। जो कपड़े पे स्याही या जंग के धब्बे लग जाते हैं उनको हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एमोनेल एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। एमोनेल का इस्तेमाल किया जाता है बम बनाने में। तो बम बनाने में किसका इस्तेमाल? एमोनेल का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल। हाइड्रोक्सिक समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? कार्बोलिक अम्ल है। फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक अम्ल। चीनी के उत्पादन में शीरा यानी मोलेसेज बदल जाता है। किसमें बदलता है? वो एल्कोहल में बदल जाता है। वे दो तत्व जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं कौन से तत्व हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। वायु से बचाने के लिए सफेद फास्फोरस को किसमें रखते हैं? तो जल में रखा जाता है। सोडियम को आमतौर पर किसमें रखा जाता है? केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 28। जो आंतरिक संक्रमण तत्व हैं उनकी संख्या 28 है।
वे दो तत्व जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों क्या है, ये अर्धचालक धातु हैं। आगे देखो, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। ब्राउन जो बोतलें होती है उनमें प्रकाश नहीं गुजर पाता, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट के घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है। एल्कोहली समूह की पहचान की जा सकती है, कौन से परीक्षण द्वारा? FeCl3 परीक्षण द्वारा। वह रसायन जिसका प्रयोग जैव पदार्थों के स्वलेपन में किया जाता है। तो जो स्व होते हैं उनके ऊपर लेपन किया जाता है उनको सड़ने से बचाने के लिए। तो कौन से पदार्थ का किया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है, किसका विलयन है? मिथेनॉल का। वह अम्ल जिसका प्रयोग शीशे के संचयन वाले सेल में किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। KMnO4 का प्रयोग किया जाता है, रोगाणु नाशी के रूप में किया जाता है। KMnO4 एक एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग किया जाता है हाथों तथा पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने में तथा अल्सर के उपचार में KMnO4 का उपयोग किया जाता है, और ये क्या है? एक एंटीसेप्टिक है। साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद है, कौन सा है? ग्लिसरॉल। तो साबुन उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहा जाता है। वह गैस जो वायुमंडल की मांग नहीं है, यानी वायुमंडल में विद्यमान नहीं होती है, वो है क्लोरीन। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, किसके द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। वह बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग अत्यधिक अवांछनीय होने के कारण कोर्सनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजाइटिन पैदा हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो खाद्य तेल होते हैं इनको बार बार प्रयोग करने से ये कैसे हो जाते हैं? जहरीले हो जाते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो नील्स बोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियां। तो पांचों श्रेणियों के नाम बताने हैं, क्या क्या है? लाइमन श्रेणी, वामर श्रेणी, पास्कन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंट श्रेणी। ये पांचों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां होती है। अगला देखो, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है, तो क्या क्या होता है? बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। जो शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र होता है उसमें बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस तो कौन सी होती है? ऑर्गन गैस होती है। नेक्स्ट, आर्गन की खोज किसने की थी? जो ऑर्गन गैस थी इसकी खोज किसने की? तो रेले ने। रेले एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऑर्गन की खोज की थी। नेक्स्ट, विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है। जो विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल है किसका मिश्रण है? वो पायरिडीन के साथ। एथेनॉल और पायरिडीन का मिश्रण क्या है? विकृतीकृत स्प्रिट। अगला देखो, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है, तो हीलियम है। हीलियम ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की खोज की थी फ्रैंकलैंड लॉकेयर एवं विलियम रैमजे, तीनों ने हीलियम की खोज की थी। नेक्स्ट, अब देखो, तत्व और उनके परमाणु द्रव्यमान, संकेत, परमाणु संख्या, उन सभी की सारणी दी गई है। तो वो देखो आप, सबसे पहला हाइड्रोजन, संकेत क्या है? H, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान 1.008। नेक्स्ट, हीलियम, संकेत He, परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान 4.003। लिथियम Li, संख्या 3, द्रव्यमान 6.940। बेरिलियम, संकेत Be, संख्या 4, द्रव्यमान 9.013। बोरोन, संकेत B,
संख्या 5, द्रव्यमान 10.82। कार्बन संकेत C, संख्या 6, द्रव्यमान 12.011। नाइट्रोजन संकेत N, संख्या 7, द्रव्यमान 14.006। ऑक्सीजन संकेत O, संख्या 8, द्रव्यमान 15.999, जो कि 16 के लगभग बराबर है। क्लोरीन संकेत F, संख्या 9, द्रव्यमान 19। नियोन संकेत Ne, संख्या 10, द्रव्यमान 20.183। सोडियम संकेत Na, संख्या 11, द्रव्यमान 22.989। मैग्नीशियम Mg, संख्या 12, द्रव्यमान 24.32। एल्यूमिनियम संकेत Al, संख्या 13, द्रव्यमान 26.97। सिलिकॉन संकेत Si, संख्या 14, द्रव्यमान 20.09। फास्फोरस संकेत P, संख्या 15, द्रव्यमान 30.98। सल्फर संकेत S, परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान 32.064। क्लोरीन संकेत Cl, संख्या 17, द्रव्यमान 453। आर्गन संकेत Ar, संख्या 18, द्रव्यमान 39.944। पोटेशियम संकेत K, संख्या 19, द्रव्यमान 39.09। कैल्शियम संकेत Ca, संख्या 20, द्रव्यमान 40.08। मैग्नीज संकेत Mn, परमाणु संख्या 25 और द्रव्यमान 54.94। लोहा संकेत Fe, संख्या 26, द्रव्यमान 55.847। तांबा संकेत Cu, संख्या 29 और द्रव्यमान 63.546। जस्ता संकेत Zn, संख्या 30, द्रव्यमान 65.38। ब्रोमीन संकेत Br, संख्या 35, द्रव्यमान 79.916। चांदी Ag 47 और 107.880। टीन Sn 50 118.70। सोना Au 79 196.9665। सीसा Pb, संख्या 82 यानी 82 और द्रव्यमान 207.21। तो ये कुछ मुख्य तत्व, उनके परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या और उनके संकेत थे, तो इनको आपको याद रखना है। चलें आगे। नेक्स्ट देखो, रसायन विज्ञान की शाखाएं दे रखी है। सबसे फर्स्ट है कार्बनिक रसायन। तो इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगला है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन में सभी तत्वों एवं उनके यौगिकों के बनाने की विधि, गुणधर्म, उपयोग एवं संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषिक रसायन, इसमें पदार्थों की पहचान, उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियां, इनका अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक रसायन में पदार्थों का वृहद परिमाण में निर्माण करने से संबंधित नियम, उनकी अभिक्रियाएं और उनकी विधियों का अध्ययन किया जाता है। फिर जैव रसायन। जैव रसायन में जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं तथा जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। कृषि रसायन। तो कृषि रसायन में कृषि से संबंधित रसायनों का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषित रसायन। विश्लेषित रसायन में पदार्थों की पहचान और उनके अनुमापन का अध्ययन किया जाता है। औषधि रसायन, इसमें मनुष्य के प्रयोग में आने वाली जो औषधियां हैं उनके संगठन एवं बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखो युद्ध रसायन। तो इसमें युद्ध में काम आने वाले पदार्थों के निर्माण, उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। वह कैसे उनका निर्माण होगा और कैसे उनका उपयोग होगा। नाभिकीय रसायन,
तो यह आधुनिक शाखाओं में से एक है। ये जो शाखा है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो परमाणु के नाभिक में होने वाले परिवर्तनों जैसे नाभिकीय विखंडन और संलयन आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर है अंतरिक्ष रसायन। तो इसमें अंतरिक्ष यानों में प्रयुक्त होने वाले जो ईंधन होता है उसका, उनको बनाने में काम आने वाली जो सामग्री होती है उसका, अंतरिक्ष यात्रियों की जो पोशाक होती है उनको बनाने के लिए जो सामग्री है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलो, अब अगला देखो, जो वायुमंडलीय जो गैसें हैं वो गैसें कौन कौन सी है और उनका कितना कितना आयतन है प्रतिशत में, वो दिया गया है। तो सबसे मुख्य है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? 78.084%। दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा 20.946%। तीसरे नंबर पे ऑर्गन 0.934%। चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.033%। फिर अन्य गैसें हैं जो बाद में जो बची हुई है वो गैसें हैं 0.003%। तो ये हमारे वायुमंडल की गैसों का प्रतिशत था। आगे चलो।